तो वेलकम है स्टूडेंट आप सबका एक और एपिसोड में इलेक्ट्रोथेरेपी का। और आज हम आईएफटी यानी कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बेस और स्पेक्ट्रम करंट के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और इसको किस तरह से प्रैक्टिकली आपको अपने क्लिनिक में अप्लाई करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। थियोरेटिकली भी आपको मैं समझा दूंगा कि क्या होता है और कैसे इसको आपको इस्तेमाल करना है अपने क्लिनिक में अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं समराइज़ कर देता हूँ कि आईएफटी यानी कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसमें 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी इंटरफेयर होता है और एक बीट फ्रिक्वेंसी बनाता है जो एक लोअर फ्रिक्वेंसी करंट रहता है जो कि हमारे बॉडी को ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो एक टिपिकल आईएफटी मशीन में 2 चैनल्स होते हैं। ये जो आप ब्लैक कलर का देख सकते हैं ये है चैनल नंबर 1, इससे 2 वायर्स जुड़े हुए हैं और इसके एंड में आप देख सकते हैं 2 ठो रबर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। बहुत सारे लोग मेटल इलेक्ट्रोड्स भी इस्तेमाल करते हैं, स्टील का बना हुआ रहता है। आपके ऊपर चॉइस है आप कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे ये इस्तेमाल करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि इसे मैं सिंपली यहाँ पे जेल डालता हूँ और बॉडी में लगा देता हूँ। मेटल वाला में क्या है कि आपको एक लिंट पैड चाहिए और लिंट पैड को आपको पानी में डुबा करके फिर इसको लगाना होता है। तो थोड़ा सा एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैं अपने क्लिनिक में रबर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करता हूँ। फिर ये जो है चैनल नंबर 2 है रेड कलर का, इसके एंड में भी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, और यही दोनों आपस में इंटरफेयर करता है, यानी कि हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट को हम क्रॉस वाइज लगाते हैं ताकि इसमें से जो करंट आ रहा है और चैनल 1 में से जो करंट आ रहा है दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करके एक लोअर फ्रिक्वेंसी करंट बनाता है। तो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज हम फोकस करते हैं थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में, बेस और स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो कि बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो आप लोगों का आसानी के लिए मैं ये इलेक्ट्रोड को यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ठीक है, इसका काम अभी यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो मशीन है यहाँ पे 4 डिफरेंट नोब है। एक है बैलेंस, एक है इंटेंसिटी, एक है बेस और एक है स्पेक्ट्रम। इंटेंसिटी तो जैसे कि आप समझ सकते हैं इंटेंसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, बैलेंस जो है वो अभी मैंने बताया चैनल 1 और चैनल 2 को बीच में बैलेंस करने के लिए। अगर आप एक तरफ ज़्यादा घुमाते हैं तो एक चैनल में ज़्यादा करंट आएगा और एक चैनल में कम करंट आएगा। वो आपको टारगेट के हिसाब से करना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसे अपने क्लिनिक में अप्लाई करते हैं तो यूजुअली ये बीच में ही रखते हैं ताकि दोनों तरफ समान करंट जाए। अब यहाँ पर एक है बेस करंट जो कि यहाँ से 0 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है और 100 हर्ट्ज में ख़त्म होता है। और यहाँ पर है स्पेक्ट्रम जो कि 0 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है और ये 150 हर्ट्ज में एंड होता है। तो ये दोनों क्या होता है, तो बेस फ्रीक्वेंसी है मिनिमम करंट और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 2 करंट होता है, एक होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। तो आईएफटी में क्या है कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये हमेशा स्वीप करता रहता है करंट। ठीक है, इस तरह से स्वीप करता रहता है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो मिनिमम से स्टार्ट होता है फिर स्वीप करके वो मैक्सिमम में जाता है और फिर वापस ये मिनिमम में आता है, फिर से ये स्वीप करके मैक्सिमम में जाता है। तो एक दूसरे के बीच में ये स्वीप करते रहता है। तो हमें कंडीशन के अनुसार किस टाइप के पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अनुसार डिपेंड करता है कि हमें बेस को किस फ्रीक्वेंसी में डालना है और स्पेक्ट्रम को किस फ्रीक्वेंसी में डालना है। तो अगर आप बेसिक चीज़ समझ जाएंगे तो आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ बेस करंट क्या होता है। तो बेस फ्रीक्वेंसी इज़ द लोवेस्ट करंट एट विच द 2 फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आईएफटीज आर सेट, यानी कि वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 to 100 हर्ट्ज है। तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी करंट होता है वो मसल को स्टिमुलेट करता है, यानी कि वो मोटर नर्व को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेकिन जो हायर फ्रीक्वेंसी करंट है वो सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है और वो पेन के लिए ज़्यादा काम आता है। तो मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊँ तो 0 to 10 हर्ट्ज जो है वो मसल को स्टिमुलेट करता है एंड 50 to 100 हर्ट्ज जो है वो सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है जिससे पेन जो है हमारा रिलीफ होता है। तो अगर हमें फॉर सपोज़ हमें कोई एक कंडीशन है जिसमें हमें मसल स्टिमुलेशन को थोड़ा सा अचीव करना है तो हमें 0 to 10 सेट करना होगा। और अगर आपको पेन आपका मेन टारगेट है
तो आपको 50 to 100 हर्ट्ज़ के बीच में आपको बेस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी। तो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वो हायर करंट है जो कि आपको बेस करंट और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी के बीच में स्वीप करने के लिए वो सेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को हम 90 हर्ट्ज़ में हम सेलेक्ट करते हैं और बेस फ्रीक्वेंसी को हम 10 हर्ट्ज़ में सेलेक्ट करते हैं, तो जो हमारा करंट है वो 10 हर्ट्ज़ और 90 हर्ट्ज़ के बीच में स्वीप करता हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी का क्या पर्पस है। ठीक है, सबसे पहली बात कि स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी जो है वो एकोमोडेशन को घटाता है। इससे पहले अगर आप मेरा वीडियोस में जाएंगे चैप्टर में मैंने एकोमोडेशन आपको पढ़ाया था, जिसमें क्या कि हमारे नर्व जो है वो एक कॉन्स्टेंटली जो एक प्रकार का करंट फ्लो हो रहा है उससे वो अडॉप्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो उसको एकोमोडेट कर देता है और अब उसी इंटेंसिटी और उसी फ्रीक्वेंसी में वो इफेक्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है उस चीज़ को एकोमोडेट कर देता है, इसीलिए वो उससे इफेक्ट नहीं होता। तो हमें फिर इंटेंसिटी को और इंक्रीज़ करना पड़ता है वही इफेक्ट को पाने के लिए। इस चीज़ को समझाने के लिए फिर से मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह से परफ्यूम है, जब हम शुरू में लगाते हैं तो वो हमें स्मेल आता है, उसकी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन कुछ देर के बाद हमारा नाक जो है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है, एकोमोडेट कर लेता है और हाँ वही स्मेल हमें दोबारा महसूस नहीं होता है बाद में थोड़ी देर के बाद। उसी प्रकार से हमारा बॉडी है वो भी करंट को एकोमोडेट कर देता है, फिर हम जितना वही इफेक्ट पाने के लिए हमें इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना पड़ता है या फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है। तो अगर करंट जो है बेस और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी के बीच में स्वीप होता रहे तो बॉडी उसको एकोमोडेट नहीं करता है, क्योंकि वो चेंज होते रह रहा है ना, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होते रह रहा है, तो वो हमारा बॉडी उसको एकोमोडेट नहीं कर पाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फंक्शन है वो एकोमोडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, सेकंड जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी जो कि 30 to 90 हर्ट्ज़ के बीच में आता है, ये पेन रिलीफ के लिए काम आता है। ठीक है, और जो हायर स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है 80 to 150 हर्ट्ज़ वो डीपर टिश्यूज़ में जाता है, ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट होता है और वहाँ पे पेन रिलीफ का काम करता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अगर कम फ्रीक्वेंसी वाला स्पेक्ट्रम वो सुपरफिशियली पेन रिलीफ करता है और जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट 80 to 150 हर्ट्ज़ वाला जो करंट है वो डीपर टिश्यू में पेनिट्रेट करता है और अंदर में जाकर के पेन रिलीफ करता है। ठीक है, तो कोई भी कंडीशंस हमारे पास आता है तो हमारा क्या टारगेट है उसी अनुसार हमें बेस को और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को हमें एडजस्ट करना है, सेट करना है। चलिए मैं आपको एक केस स्टडी से बताता हूँ। ठीक है, नेक मसल स्पाज़म या फिर लो बैक मसल स्पाज़म, जिसमें मसल्स जो है अकड़ जाता है, खास करके सर्दियों के मौसम में और बारिश के महीनों में होता है। मसल्स क्या है, अकड़ के रह जाता है, अकड़ जाता है और अकड़ के रह जाता है, वो रिलैक्स ही नहीं होता है। कई बार तो वो एक हफ्ता 2 हफ्ता तक ये अकड़े हुए पोजीशन में रहता है। इस कंडीशन को हम मसल स्पाज़म कहते हैं। मसल स्पाज़म और मसल स्टिफनेस में डिफरेंस है। मसल स्पाज़म अचानक से डेवलप होता है और वो अकड़े हुए स्टेट में रह जाता है, एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रह जाता है। तो ये कॉमनली हमारे नेक में या फिर हमारे कमर में होता है। तो इस प्रकार के केस में आते हैं तो आपको किस तरह से आपको IFT का मशीन को सेट करना है। तो मसल स्पाज़म में जो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले कि मसल को रिलैक्स करना है। ठीक है, मसल्स जो अकड़ गया है, जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, उसको सबसे पहले हमें उसको रिलैक्स करना है। और दूसरा है मसल टाइटनेस को रिड्यूस करना। तो अगर मसल रिलैक्स हो जाए तो मसल टाइटनेस भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये अगर हम मसल्स को हल्का हल्का स्टिमुलेट करें, हल्का हल्का मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो मसल धीरे धीरे वहाँ पर रिलैक्स होगा और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, उसका में जो टाइटनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। और फिर हमें वहाँ पे पेन को भी रिलीव करना है। तो इसके लिए हमें बेस क्या सेलेक्ट करना होगा, तो हम बेस को वो फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे जो मसल को रिलैक्स करता है या फिर मसल को हल्का हल्का स्टिमुलेट करता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी करंट देते हैं तो वो मसल को स्टिमुलेट करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर मान लीजिए नेक में मसल स्पाज़म हो गया है तो हम वहाँ पर 5 हर्ट्ज़ का बेस फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर देंगे
और अगर कमर में हो गया तो कमर में थोड़ा सा ज़्यादा मसल्स होता है, तो हम समझ लीजिए 7 to 10 के बीच में, हम 7 to 10 हर्ट्ज़ के बीच में हम बेस फ्रिक्वेंसी को सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको, अगर नेक में दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 5 सेट कर दूंगा, और अगर कमर में दे रहा हूँ तो लगभग 10 मान के चलिए 10 हर्ट्ज़ मैं सेलेक्ट कर दूंगा, जो कि हल्का हल्का मसल को स्टिमुलेट करता है, जो कि एक मसाज वाला इफेक्ट आपको देगा। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी क्या सेट करेंगे। स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को देखिए, यहाँ पर हमारा पेन को भी रिड्यूस करना है, और मसल स्पाज्म यूजुअली हमारे सुपरफिशियल में होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको वो फ्रीक्वेंसी सेट करना है जो सुपरफिशियली आपको पेन रिलीफ दे। तो जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि जो कम फ्रीक्वेंसी वाला करंट स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है, वही आपको सुपरफिशियली आपको पेन रिलीफ कराएगा। तो यहाँ पर हम जो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है वो 5 to 90 हर्ट्ज़ के बीच में हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये लोअर फ्रीक्वेंसी के बीच में आता है, तो हम ले कर चलते हैं, हम इसको 90 हर्ट्ज़ में सेट कर देते हैं। तो हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़, नेक के लिए मैं बोल रहा हूँ, एंड जो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है वो 90 हर्ट्ज़। अब क्या है कि वो 5 और 90 हर्ट्ज़ के बीच में वो स्वीप करता हुआ रहेगा हमारा जो करंट है। ठीक है, तो जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो मसल को रिलैक्स करेगा हल्का हल्का स्टिमुलेट करके, और जो स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी है जो 90 हर्ट्ज़ हमने जो सेट किया है वो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देगा, एक पेन को रिलीव करने का एक आपको इफेक्ट देगा। तो दोनों का इफेक्ट से आपका मसल जो स्पाज्म है धीरे 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 रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको डाउट पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। आप हमारे ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ कंटेंट रिटन फॉर्मेट में है, वो चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे मेंबर हैं तो वो मैं आपको फ्री में आपको एक्सेस आप कर सकते हैं हमारे ब्लॉग में, जिस physiosunit.com जो है उस ब्लॉग में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम एक दूसरा कंडीशन में बढ़ते हैं, एक क्रॉनिक कंडीशन। ठीक है, एक क्रॉनिक लो बैक पेन। क्रॉनिक लो बैक पेन क्या होता है, जो कि बहुत पुराना 6 वीक्स से जो पुराना हो गया हो, उस टाइप के पेन कंडीशन को हम क्रॉनिक कहते हैं। तो क्रॉनिक लो बैक पेन आ गया है, तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो यूजुअली जो क्रॉनिक पेन होता है वो डीपली होता है, वो जो अंदर पूरा डीप मसल्स में होता है। तो सबसे पहले तो हमें डीप मसल को टारगेट करना है, और यहाँ पर हमारा जो एम रहेगा वो पेन रिलीफ रहेगा। यहाँ पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का मसल को रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एम पेन रिलीफ रहेगा, वो भी डीपर रहेगा। तो आप गेस करिए तो हमारा बेस फ्रीक्वेंसी हम क्या सेट करेंगे। क्योंकि हमारा एम यहाँ पे पेन रिलीफ है, तो हम बेस फ्रीक्वेंसी को हायर रेंज में ले जाएंगे। सेंसरी मोटर को स्टिमुलेट करता है, वो पेन रिलीफ में काम करता है। वो एक पेन गेट थ्योरी आगे चल के मैं समझाऊंगा, उसको वो स्टिमुलेट करता है, वो पेन रिलीफ के लिए काम करता है। तो यहाँ पर हम 80 हर्ट्ज़ ले लेते हैं बेस फ्रीक्वेंसी को। हम बेस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 80 हर्ट्ज़ को सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी सेट करना है। तो हमारा टारगेट मसल्स क्या है, वो डीपर है। तो डीपर टिश्यू में हमें, डीपर मसल्स को में जाने के लिए हमें हायर फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को ले लेते हैं 150 हर्ट्ज़, ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि कमर है, कमर में काफ़ी अंदर की तरफ मसल्स रहता है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट में हम इसको ले जाते हैं। 150 इसका लास्ट है, 150 हर्ट्ज़ में ले जाते हैं। तो अब क्या है कि हमारा करंट 80 हर्ट्ज़ और 150 हर्ट्ज़ के बीच में स्वीप होता रहेगा, जिससे पेन रिलीफ भी होगा, डीपर पेनिट्रेशन भी होगा, और यहाँ पे एकोमोडेशन भी कोई नहीं डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें बेस फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके, हमारे पेशेंट के कंडीशन के अनुसार एडजस्ट करके हम एक बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं अपने पेशेंट को। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आने वाले एपिसोड में मैं आपको इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बताऊंगा। वो छोटा एपिसोड होगा, कैसे आपको इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट करना है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपना राय दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।